हेलो क्लास। कल हमने कंपनी अकाउंट्स का एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कल के क्लास में हमने उसके काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में जाना था, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था। आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कंसेप्ट बिल्डिंग के बारे में जाना था। आज हम उसके आगे की चीज़ों के पर फोकस करेंगे कि जनरल एंट्रीज क्या होती हैं, कंपनीज एक्ट इस टॉपिक के बारे में क्या कहता है, और थोड़ा सा और कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्या क्या देखा था, मैं आपको एक शॉर्ट रीकैप दे देती हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में हमने जाना था कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के पास दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं विद रिगार्ड टू डिविडेंड पेमेंट, एंड द नेक्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फिर हमने रिडेम्पशन का मतलब समझा था। रिडेम्पशन का मतलब होता है वापस खरीदना, बाइंग बैक ऑफ समथिंग, कोई ऐसी चीज जो आपने एक बार बेच दी है और उसको वापस खरीदना। शेयर्स के मामले में इसका मतलब क्या होगा कि शेयर्स जो आप एक बार इशू कर चुके हो, आप उनको वापस खरीद रहे हैं। ठीक है, कल हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि क्या इक्विटी शेयर्स होते हैं, क्या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन के हिसाब से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हम इतने डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर ऐसी क्या जरूरत है इतना डिटेल में पढ़ने की इस चैप्टर को। कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल बनाए हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद में हम कंपनीज एक्ट के जो नियम कानून हैं उनको देखेंगे कि कंपनीज एक्ट इस चैप्टर के बारे में क्या कहता है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड। ठीक है, एक्स लिमिटेड की हम बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा लाइबिलिटी साइड, ये है हमारा असेट साइड। ठीक है, असेट्स में बैंक अकाउंट है जिसमें 10 लाख रुपए हैं। फिक्स असेट्स आपकी 10 लाख की हैं। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख के, एंड सबसे लास्ट में करंट असेट्स, वो भी 10 लाख की। टोटल 40 लाख। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, जनरल रिजर्व 10 lakhs, and current
लाइबिलिटीज, ये करंट लाइबिलिटीज है मेनली। एक मिस्टर पी हैं, मिस्टर प्रकाश बोल देते हैं, उनके 10 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल में हम आगे देखते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपने कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो आपको 20 साल के अंदर अंदर उनको रिडीम करना है। कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि 20 साल के अंदर अंदर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देंगे। एक्स लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है और वो इंडिया के सारे नियम कानून का पालन करती है। तो एक्स लिमिटेड के जो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको भी कितना टाइम हो गया है, 20 साल हो गए हैं। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड सोच रही है कि अब हमको इनके 10 लाख रुपए जो है वो वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, सही बात है, लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई है। अच्छा, हम सभी को पता है कि मान लीजिए कभी भी कंपनी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। एक्स लिमिटेड की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, कोई फैक्ट्री दिल्ली में है, कोई फैक्ट्री उड़ीसा में है। ठीक है, अब क्या हुआ एक्स लिमिटेड के साथ, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, उड़ीसा वाली फैक्ट्री में तूफान आ गया। ठीक है, उड़ीसा में साइक्लोन्स आते रहते हैं, तूफान में इनकी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। दिल्ली वाली फैक्ट्री में अभी स्ट्राइक चल रही है। तो एक्स लिमिटेड के साथ अब क्या बुरा हो रहा है कि एक्स लिमिटेड एकदम बंद होने के कगार पे, बंद होने के कगार पे, तब भी इन ये जो क्रेडिटर्स हैं जैसे मिस्टर प्रकाश हैं, इन लोगों को क्या तसल्ली रहती है कि कल को कभी भी ये कंपनी बंद होगी तो ये जो ओनर्स का जो ये पैसा है ना 20 लाख रुपए, ये तो रहेगा ही ना, ये लोग इतना पैसा तो देंगे ही। ठीक है, इतना पैसा तो इनके पास रहेगा ही कि कल को ये हमारा उधार चुका सकें। कितना उधार है, 10 लाख रुपए। ये अगर कंपनी के साथ कुछ भी बुरा होता है तो ये अपना पैसा किससे लेंगे, ये जो मिस्टर प्रकाश जैसे जो क्रेडिटर्स हैं वो अपना पैसा किससे मांगने जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स से एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों से मांगने जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो अब कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी चाहती है कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो 10 लाख रुपए हैं इनको रिडीम कर दें, इनका पैसा वापस कर दें। तो जब कंपनी पैसा वापस करनी जाएगी तब क्या होगा, यहां से ये 10 लाख रुपए हट जाएंगे। तो बस इसी बात की मिस्टर प्रकाश को गुस्सा चढ़ गई है। वो बोल रहे हैं कि आप यहां से 10 लाख रुपए हटा रहे हैं कैपिटल से, और मान लीजिए कल को कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो मेरा उधार कौन चुकाएगा, मेरा जो 10 लाख रुपए है वो मैं किसके ऊपर भरोसा करूं कि कल को आपको कहां से मिलेगा। आपने ये जनरल, तो कंपनी के ओनर्स ने कहा कि देखिए मिस्टर प्रकाश, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, हमारे पास ये जनरल रिजर्व भी है 10 लाख का, हम आपको इसमें से दे देंगे। तो मिस्टर प्रकाश बोले नहीं नहीं, मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये तो आपका फ्री रिजर्व है, कल को आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो, डिविडेंड बांट सकते हो, या कोई नुकसान हो रहा है तो वो उसके लिए इसमें से पैसा निकाल सकते हो, मैं कैसे भरोसा करूं। मिस्टर प्रकाश को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा, और उनकी बात लॉजिकल भी है कि कल को उन्होंने तो अपने 10 लाख रुपए कंपनी को दे रखे हैं, कल को अगर कुछ भी ऊंचा नीचा होता है तो ओनर्स को उनको पैसा लौटाना चाहिए। बट ओनर्स क्या कर रहे हैं, वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल उनको वापस कर रहे हैं। तो ये गलत बात है ना। सिर्फ इसी वजह से इंडिया में कंपनीज एक्ट ने कुछ नियम बना रखे हैं। क्यों बना रखे हैं ये नियम, यहां पे अब हम लिखते हैं, देयर आर some restrictions, or you can say rules for the
redemption of preference shares in order to protect interests of outsiders. Example, creditors. ये चीज हमको समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी चीज है कि कंपनी में कल को कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, कंपनी बंद होने की अगर कगार पे है, तब किसका पैसा लगाया जाएगा? वो होना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, ये पैसा यूज किया जाएगा। ठीक है, कभी भी आप करंट लाइबिलिटीज जैसे कि जो क्रेडिटर्स हैं, मिस्टर प्रकाश जैसे लोग हैं, उनके हितों का नुकसान नहीं कर सकते, उनके इंटरेस्ट्स का नुकसान नहीं कर सकते। उनको हमेशा ये अश्योरेंस होना चाहिए, किसको अश्योरेंस होना चाहिए? मिस्टर प्रकाश जैसे लोगों को, कि कंपनी में ये 20 लाख रुपए रहेंगे। ठीक है, कभी भी ऊंच नीच के केस में ये काम आएंगे 20 लाख रुपए, इस वजह से हमेशा ये पैसे रहेंगे। तो इसलिए कंपनीज एक्ट ने कुछ नियम बनाए हैं, हम देखेंगे। प्रोविजंस इन कंपनीज एक्ट 2013 for redemption of प्रेफरेंस शेयर्स, ये इस अंडर आता है सेक्शन 655। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद में हम नोट करेंगे। तो क्या होता है ना, हाँ जी, तो यहाँ पे मिस्टर प्रकाश को क्या इशू था? हमने देखा कि उनको यहाँ 20 लाख रुपए चाहिए इस बैलेंस शीट में, जहां इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 10-10 लाख रुपए हैं, उनको 20 लाख की कैपिटल हमेशा चाहिए ताकि उनके इंटरेस्ट का कोई नुकसान ना हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनीज एक्ट ने कहा कि जब भी आप रिडेम्पशन करने चाहते हैं, ये बात मैं समझने के लिए लिख रही हूं आपके, जब भी आप रिडेम्पशन करने जाएंगे तो आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडेम्पशन करिए, या फिर आप न्यू शेयर्स इशू कीजिए। अब क्या बात हो रही है यहां पे? ठीक है, हमारे पास दो मेथड हैं, हम एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, न्यू शेयर्स क्या होता है, लेकिन यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखना कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि बैलेंस शीट में एक फिक्स अमाउंट हमेशा रहे। ठीक है, जो ये 10 लाख, यहाँ 10 लाख, ये 20 लाख रुपए हमेशा रहे, तो हमारा सोल मोटिव यही है।
सबसे पहले प्रोविजन देखते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे कंपनीज एक्ट क्या कहता है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम करने जा रहे हैं उनकी कोई भी कॉल बाकी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपका 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है तो 100 के 100 रुपए कॉल्ड अप होने चाहिए। ठीक है, इट मीन्स द प्रेफरेंस शेयर्स विच यू आर गोइंग टू रिडीम शुड बी फुली कॉल्ड अप। ठीक है, ये तो एक बात हुई कि फुली कॉल्ड अप होना चाहिए आपकी तरफ से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आपने फाइनल कॉल नहीं मंगवाई या फिर फर्स्ट कॉल नहीं मंगवाई, सारी कॉल्स कंपनी की तरफ से डिमांडेड होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सारी कॉल्स पेड अप भी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपने प्रेफरेंस शेयर पे 100 रुपए मंगाए हैं तो 100 के 100 रुपए आने भी चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो भी आप रिडीम करने वाले हैं वो फुल्ली कॉल्ड अप होने चाहिए एंड फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तभी आप रिडेम्पशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी redeemed should be fully called up and fully paid up। मतलब अगर आपका 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स है तो उस पे सारी कॉल्स बुलवाई हुई होनी चाहिए एंड पब्लिक ने सारा पैसा दिया भी हुआ होना चाहिए। लॉजिक है ना इस बात में। जब आपके पास मान लीजिए, हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही देखते हैं, यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए मतलब सॉरी 1000 शेयर्स ऑफ ₹100। ठीक है, तभी तो जाके 10 लाख हुए। अब मान लीजिए अगर अभी तक आपके पास सिर्फ 9 लाख रुपए ही रिसीव हुए हैं, पब्लिक ने आपको बाकी जो लास्ट कॉल थी 10 रुपीज की वो पे ही नहीं की है, तो जब अभी आपके पास 9 लाख ही रुपए आए हैं और आप रिडेम्पशन करना जाओगे तो रिडेम्पशन करने में तो आपको पूरे 10 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे, तो आप कैसे दोगे। जब मेरे पास आए ही 9 लाख हैं तो मैं उनको कैसे 10 लाख दूंगी, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए कंपनीज एक्ट ने कहा है कि जिन प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम करने वाले हो वो उन पे फुल्ली कॉल्ड अप होना चाहिए और फुल्ली पेड अप। अगर 100 रुपए का शेयर है तो पूरा कॉल्ड अप एंड पूरा पेड अप। पहला पॉइंट आई होप बहुत क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, बिफोर रिडेम्पशन following arrangements should be made। तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से आप कोई सा भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, कंपनी कैन ट्रांसफर an amount equal to face value
of preference shares to be redeemed from free reserves to capital redemption reserve. इसी को कहते हैं redemption out of profits. चलिए समझते हैं इस पॉइंट को। यहां कंपनीज एक्ट क्या कहना चाहता है कि अगर अगर आप रिडेम्पशन करने जा रहे हैं, ठीक है, हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि एक्स लिमिटेड के पास 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो हम 10 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने जा रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट कहता है आपको करना है, आप करिए, टाइम आ गया है, 20 साल हो गए हैं, आपको पैसे वापस देने हैं, हमें आपकी बात पूरी समझ में आती है, लेकिन आप एक काम करिए। आप क्या करेंगे, जो आपके फ्री रिजर्व्स है ना, फ्री रिजर्व क्या था यहाँ पे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब इस रिजर्व के पैसे का आप किसी भी काम में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डिविडेंड पेमेंट। तो जो ऐसे रिजर्व्स होते हैं उसमें से पैसा निकाल के, इस जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल के आप किस में ट्रांसफर कर दीजिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो इस पॉइंट का समरी क्या है कि फ्री रिजर्व से पैसा निकाल के आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है हमको। तो देखिए मैंने आपको यहां लिखवाया है अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड। आप जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने जा रहे हैं उसकी जो फेस वैल्यू है, आई रिपीट, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पे, फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है उतना अमाउंट आप फ्री रिजर्व्स में से निकाल के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ऐसे समझिए, आपके पास पैसे पड़े हैं 10 लाख रुपए, लेकिन वो खुले पड़े हैं कैश में। ठीक है, आप उनको कैश से उठा के फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हो, एक तिजोरी में डाल देते हो और चाबी बंद कर देते हो। अब उस पैसे का कुछ भी यूज नहीं हो सकता ना, एक रेस्ट्रिक्टेड यूज ही हो सकता है। ठीक है, किसी की परमिशन से हो सकता है उसी, और खुले पैसे का तो कुछ भी यूज कर सकते थे आप। सिमिलरली फ्री रिजर्व्स के कुछ भी यूजेस आप कर सकते थे, कंपनी किसी भी यूज में ले सकती थी। इसीलिए क्रेडिटर्स जैसे कि मिस्टर प्रकाश वो डर रहे थे कि कल को हमारा क्या होगा, हम अपना पैसा किससे लेंगे। तो कंपनीज एक्ट ने उनकी बातों को, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कहा कि मिस्टर एक्स लिमिटेड, मिस्टर एक्स जो है वो कंपनी के ओनर हैं और एक्स लिमिटेड उनकी कंपनी है। तो उन्होंने मिस्टर एक्स को कहा कि देखिए एक्स लिमिटेड को ये काम तो करना ही पड़ेगा, फ्री रिजर्व्स में से 10 लाख रुपए निकाल के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की तिजोरी में डाल दीजिए और इसके हम बताएंगे आपको कि आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहली चीज तो हमको क्लियर हो गई। अच्छा मान लीजिए अब अगर ये नहीं हो सकता तो दूसरा ऑप्शन क्या है फिर, और अगर कंपनी ये नहीं कर रही तो कंपनी को दूसरा काम क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कंपनी के पास में, कंपनी कैन इशू
फ्रेश शेयर्स फॉर द amount equal to preference shares being redeemed। तो देखिए कंपनीज एक्ट इतना सख्त भी नहीं है। कंपनीज एक्ट कह रहा है कि ठीक है आपके पास हो सकता है, मैं मान सकता हूं कि आपके पास में फ्री रिजर्व्स इतने नहीं होंगे, ठीक है मान ली आपकी बात, तो आप दूसरा ऑप्शन भी चुन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया कंपनीज एक्ट ने कि आप एक काम करिए फ्रेश शेयर्स इशू कर दीजिए। ठीक है, कितने अमाउंट के फ्रेश शेयर्स इशू कर दीजिए? जितना कि आपको प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं। ठीक है, यहां पे फिर से फॉर द अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू, सॉरी मैं लिखना भूल गई, अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बीइंग रिडीम्ड। जो प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम करना चाहते हैं उसकी फेस वैल्यू जितना आप नए शेयर्स इशू कर दीजिए। उससे क्या होगा, नए शेयर्स इशू होंगे तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे? लाइबिलिटीज में, कैपिटल साइड में। तो मिस्टर प्रकाश जैसे क्रेडिटर्स खुश कि ठीक है किसी भी बुरे वक्त में साथ देने के लिए हमारे पास ओनर्स की उतनी ही कैपिटल मौजूद है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा भी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है? और थर्ड में कंपनीज एक्ट ने कहा कंपनी कैन partly issue new shares and for the rest amount create capital redemption reserve out of free reserves। तो क्या कहा यहाँ पे कंपनी ने, कंपनीज एक्ट ने, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है अगर आप पूरा फ्री रिजर्व्स में से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं क्रिएट कर सकते और आप नए शेयर्स भी पूरे उतने अमाउंट के नहीं इशू करना चाहते तो आप बीच का रास्ता अपना लीजिए। ठीक है, मिस्टर एक्स लिमिटेड ने कहा कि ठीक है मुझे ये थोड़ा समझ में आ रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने पूछा कि आप कितने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहते हैं? तो मिस्टर एक्स ने जवाब दिया 10 लाख। तो कंपनीज एक्ट ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है आप 5 लाख के नए शेयर्स इशू कर दीजिए और 5 लाख रुपए अपने फ्री रिजर्व्स में से निकाल के कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल दीजिए। आपके पास ये भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा अमाउंट क्या होगा? तो अमाउंट अब तक सबके दिमाग में बैठ चुका होगा कि अमाउंट क्या होगा? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो भी आप शेयर्स रिडीम करना चाह रहे हैं उसकी जो भी फेस वैल्यू है वही अमाउंट होगा। क्योंकि बात तो यही है ना, इन क्रेडिटर्स को क्या चाहिए कि जहां पे ये जो पहले कैपिटल का अमाउंट था रिडेम्पशन के बाद भी उतना ही होना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो हमेशा फेस वैल्यू पर ही हम डील करेंगे जब हम नए शेयर्स इशू करने की बात करेंगे या फिर हम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की बात करेंगे। आ गया समझ में?
एक चौथा वे आउट भी है। वो क्या वे आउट है? वो ये है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर रहे हैं, उनको अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्रेफरेंस शेयर्स में या इक्विटी शेयर्स में, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ प्रेफरेंस शेयर्स are converted into another preference shares or equity shares, then no need of creating CRR, means capital redemption reserve। तब आपको कोई जरूरत नहीं है CRR क्रिएट करने की, क्योंकि इस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, इनको हम इक्विटी शेयर्स में बदल रहे हैं, तो अब टोटल कितने इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा यहाँ की कैपिटल पे, टोटल कैपिटल पे? नहीं। तो कोई जरूरत नहीं है आपको CRR क्रिएट करने की या फिर कोई और अरेंजमेंट करने की। यहां तक क्लियर है क्लास? यहां तक हमने देख लिए दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपनीज एक्ट में जो लिखे हुए हैं कि आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो आप रिडीम करना चाहते हैं, दे शुड बी फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप, एंड रिडेम्पशन से पहले आपको कुछ क्या क्या अरेंजमेंट्स करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 अब आपका बात कर रहा है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के बारे में। क्या बोल रहा है, लिखते हैं, कैपिटल redemption reserve can be created out of reserves which are available for dividend payment क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ऐसे रिजर्व्स में से आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है डिविडेंड पेमेंट के लिए। डिविडेंड पेमेंट के लिए कौन से रिजर्व्स अवेलेबल होते हैं, जो कि फ्री होते हैं, किसी भी यूज में आप ले सकते हैं। जैसे कौन से, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, P&L अकाउंट हो गया, इनको आप यूज में ले सकते हैं जो कि फ्री हैं डिविडेंड पेमेंट के लिए। लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस टू, यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं जहां से आप कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए पैसे नहीं निकाल सकते। मतलब क्या है, अगर इन नाम के रिजर्व्स आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं तो आप इसमें से CRR के लिए पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये कौन कौन से रिजर्व हैं मैं आपको नोट करवा देती हूँ। बट फॉलोइंग रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड for creation of capital redemption reserve।
कौन कौन से हैं होंगे? सबसे पहला है आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व। जब हम असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, उनके गेन या लॉस से जो रिजर्व आता है वो आप यूज नहीं कर सकते कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए। कैपिटल रिजर्व आप यूज नहीं कर सकते। प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, ओल्ड बैलेंस ऑफ CRR रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जो अगर कुछ पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज में नहीं ले सकते। किस चीज के लिए? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक नया क्रिएट करने के लिए। एंड वन मोर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप इसको भी यूज नहीं कर सकते कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक और कंडीशन नंबर 4। ये चीज सबको क्लियर हो गई? क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सबसे पहले कंपनीज एक्ट ने कहा कि अगर आप रिडेम्पशन करने जा रहे हैं तो आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। कितने का? जो भी फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन पे, प्रेफरेंस शेयर्स जो आप रिडीम करने जा रहे हैं उसकी जो भी फेस वैल्यू है उसी अमाउंट का आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन किसमें से कर सकते हैं आप? जो भी फ्री रिजर्व्स हैं विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड पेमेंट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक नेगेटिव लिस्ट दी है कि इन रिजर्व्स का पैसा आप यूज नहीं कर सकते कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए। ये कौन कौन से हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, ओल्ड बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है 4th। एक्चुअली ये कंडीशन नहीं है, ये आपको यूज बता रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं? हमने कहा था ना कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक तिजोरी है जहां आप फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाल के डाल रहे हैं। वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज की जा सकती है। तो कंपनीज एक्ट वही आपको स्पेसिफिक पर्पस बता रहा है। स्पेसिफिक पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस है फॉर इश्यूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए आप यूज कर सकते हैं CRR अकाउंट का बैलेंस, जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में जो आपका पैसा पड़ा हुआ होगा, आप उनको इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं तो एट द टाइम ऑफ कैपिटल रिडक्शन स्कीम। ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। जब कोई कंपनी दिवालिया होने वाली होती है तो उसको बचाने की एक आखिरी कोशिश की जाती है, उसकी कैपिटल रिड्यूस करके। उस टाइम पे आप CRR अकाउंट का बैलेंस जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डूबने वाली है तो आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। इस मामले में हम यही थोड़ा सा ही समझेंगे क्योंकि अपने आप में एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो CRR को क्या दो पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है? फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स एंड एट द टाइम ऑफ कैपिटल रिडक्शन स्कीम। अब हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी वो देख ली। एक लास्ट कंडीशन रिमेनिंग रहती है जो कि है कंडीशन नंबर 5।
उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नल एंट्रीज। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।